हम चैप्टर 2 कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पढ़ रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी इज essential as per New Companies Act. New Companies Act 2013 has given special status और वो स्टेटस है की मैनेजरियल पर्सोनल। इसमें 5 लोगों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। पहले पर आता है मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहो या मैनेजर कहो। दूसरे पे आता है द कंपनी सेक्रेटरी। तीसरा द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चौथा होल टाइम डायरेक्टर। पांचवा अदर ऑफिसर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये एक वन लाइनर भी है कि मैनेजरियल पर्सनल क्या होता है, केएमपी क्या होता है। तो हमें उसके बारे में बताना है कि 2013 कंपनीज एक्ट ने स्पेशल स्टेटस दिया है इन 5 लोगों को। और एक एमसीक्यू भी है कि केएमपी में कितने लोग आते हैं, तो 5। अब आते हैं क्वालिटीज पर। तो सबसे पहली क्वालिटी है गुड हेल्थ। कंपनी सेक्रेटरी की मैनेजरियल पर्सनल है तो की से याद रहे गुड हेल्थ। अब हेल्थ का एच यानी ऑनेस्टी, सेकंड पे है ऑनेस्टी। तीसरे पर है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। चौथे पर है एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। जेम्स बॉन्ड को कितनी एनर्जी एंड एंथुजियाज्म है। इंटेलिजेंस। अब ट्रिक है लर्न करने का। वॉवल्स होते हैं ना, ए ई आई, तो 3 वॉवल्स एक साथ है, ए ई आई। पहली पॉइंट गुड हेल्थ, की टू सक्सेस, गुड हेल्थ। हेल्थ एच से ऑनेस्टी। फिर 3 वॉवेल्स ए ई आई, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, इंटेलिजेंस। 6th पर है डिसीजन पावर। इंटेलिजेंट होगा तो डिसीजन ले सकेगा, डिसीजन पावर। 7th पर है टैक्टफुलनेस एंड स्मार्टनेस। अब देखिए टैक्टफुलनेस में नेक्स्ट क्या है, ए, तो एनालिटिकल कैपेसिटी। फिर क्या है, सी, तो कॉन्फिडेंस। फिर टी तो सेम पॉइंट है, एफ, एफ फॉर फोरसाइटनेस, दूरंदेशी। फिर 11th एंड 12th दोनों एल है, विच इज लॉयल्टी एंड लीडरशिप। तो ये ट्रिक है 12 पॉइंट्स को लर्न करने का। ये 5 मार्क्स में एक बड़ा क्वेश्चन आता है क्वालिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। उसमें हमारे को 12 पॉइंट्स कोट करनी होती हैं और 7 से 8 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहले गुड हेल्थ, एच से ऑनेस्टी। फिर 3 वॉवल्स हैं ए ई आई, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, इंटेलिजेंस। फिर इंटेलिजेंट है तो डिसीजन पावर है। फिर टैक्टफुलनेस एंड स्मार्टनेस, तो टैक्टफुलनेस में ए फॉर एनालिटिकल कैपेसिटी, सी फॉर कॉन्फिडेंस, एफ फॉर फोरसाइटेडनेस, 2 एल हैं लॉयल्टी एंड लीडरशिप। अब इसके आंसर्स, इसको कैसे बड़ा आंसर में लिखना है मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। पहले हम चैप्टर का सिनॉप्सिस पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। ये थी क्वालिटीज, अब है क्वालिफिकेशन। तो पहली क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वो आईसीएसआई का एग्जाम पास किया कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। दूसरे पे आता है उसको नॉलेज ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए। तीसरे पर आता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज 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 हर एक में है। अब इसका ट्रिक बताता हूँ। सीएस होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी, उसको अकाउंट्स आना चाहिए। अकाउंट्स कहाँ लिखे जाते हैं, ऑफिस में। तो सेकंड है नॉलेज ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस में क्या होता है, मीटिंग, मीटिंग मैनेजमेंट है, मीटिंग मीटिंग, पंचायत भी देखा होगा, राइट। तो पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीएस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कहाँ लिखे जाते हैं, ऑफिस में, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस में क्या होता है, मीटिंग, तो नॉलेज ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट। मीटिंग के लिए कानून जानना जरूरी है, नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स, कानून, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेबी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, बहुत सारे एक्ट। ऐसे क्वेश्चन भी है कि क्यों उसको नॉलेज ऑफ एक्ट्स होना चाहिए। उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जीएसटी एक्ट, ये सारे एक्ट्स का नाम भी लिखना है। तो एक्ट्स। फिर 6th पर है, अभी एक्ट कौन बनाता है, पॉलिटिकल लीडर्स। तो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर उसको अकाउंट्स आना चाहिए। अकाउंट्स कहाँ लिखा जाते हैं, ऑफिस में। ऑफिस में क्या होती है, मीटिंग,
मीटिंग के लिए हमारे को क्या चाहिए, कानून आना चाहिए। कानून कौन बनाता है, पॉलिटिकल लीडर्स, तो पॉलिटिकल अफेयर्स। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, भाई करंटली क्या चल रहा है। एट्थ पर है एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, उसको इंग्लिश आनी चाहिए, राइट, नहीं तो त्यागी त्यागी सर के क्लासेस में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप, उसको आना चाहिए। और टेंथ पर है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड अदर गैजेट्स। तो ये ट्रिक है 8 पॉइंट्स लर्न करने की। फिर इसमें भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 7 to 8 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी 5 मार्क्स में। तो ये लिस्ट सारी करनी होती है और एक्सप्लेन कोई भी 5 करना पड़ता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर अकाउंट्स आना चाहिए। अकाउंट्स कहाँ लिखे जाते हैं, ऑफिस में, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस में क्या होता है, मीटिंग करेक्ट। मीटिंग के लिए क्या चाहिए, कानून की जानकारी, तो वेरियस एक्ट्स। एक्ट्स कौन बनाता है, पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल अफेयर्स और इकोनॉमिकल अफेयर्स, करंट अफेयर्स। फिर इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेजेस आए तो अच्छा है, पब्लिक रिलेशनशिप, कंप्यूटर एंड अदर गैजेट्स। अब आते हैं अपॉइंटमेंट पे। अब अपॉइंटमेंट में टोटल हमारे को 7 बातें ध्यान में रखनी है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी सेक्रेटरी इज अ की मैनेजरियल पर्सनल। अब ये तो हर आंसर में लिख ही देना। फॉलोइंग आर लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। पहला, फॉर द कंपनी हैविंग सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 5 करोड़ और मोर। तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि 5 करोड़ और मोर का सब्सक्राइब कैपिटल होगा तो अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी इज मैंडेटरी। दूसरा, सिर्फ लिविंग पर्सन ही अपॉइंट हो सकते हैं एज सेक्रेटरी, ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर के साथ जो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो जो वन लाइनर्स हैं, वो भी मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ। तीसरा, द पर्सन मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। तो ये 3 बातें हो गई। चौथी, माइनर पर्सन और इंसॉल्वेंट और इनसेन पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज कंपनी सेक्रेटरी। माइनर पर्सन मींस 18 ईयर्स से नीचे जो होता है वो माइनर पर्सन होता है, तो माइनर पर्सन कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन सकता। इंसॉल्वेंट यानी जिसके एसेट्स कम लायबिलिटीज ज्यादा होती है उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। इनसेन यानी पागल इंसान। फिफ्थ, टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड। और बोर्ड रिजोल्यूशन में 3 बातों का जिक्र होना जरूरी है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन कितनी पगार देंगे, और उसका मेंबरशिप नंबर। तो ये खुद एक वन लाइनर है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी। तो चैप्टर के साथ हम लोग वन लाइनर्स भी डिस्कस कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे लेटर ऑन, मैं सारे वन लाइनर्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दिखाऊंगा, तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल। विलिंगनेस सर्टिफिकेट इज टू बी टेकन फ्रॉम द सेक्रेटरी टू बी अपॉइंटेड एज केएमपी। विलिंगनेस सर्टिफिकेट चाहिए। तो छठी पॉइंट यही, मैंने बताया था 7 पॉइंट है अपॉइंटमेंट्स में। 7वीं और आखिरी पॉइंट, विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज फॉर्म MGT 14, ये एमसीक्यू है, अलॉन्ग विद बोर्ड्स रिजोल्यूशन एंड कंसेंट लेटर। मतलब 3 चीजें, फॉर्म MGT 14, बोर्ड रिजोल्यूशन और कंसेंट लेटर, कि भाई मैं केएमपी के लिए रेडी हूं। शुड बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 60 डेज, 60 डेज के अंदर। फॉर्म MR1 भी, विलिंगनेस लेटर भी, वो सब बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ 60 दिन के अंदर सबमिट करना होता है आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। ये था अपॉइंटमेंट के बारे में। फंक्शंस, अब फंक्शंस में आंसर्स 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहले 3 पॉइंट्स हैं, वो डिपेंड भाई क्या कर सकता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट। द फंक्शंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट द टाइप ऑफ बिजनेस, सेकंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट, एंड थर्ड वर्क असाइंड बाय द डायरेक्टर्स। अब टाइप ऑफ बिजनेस का मतलब, मान लीजिए आप एमएनसी के कंपनी सेक्रेटरी हैं तो आपको ग्लोबल कंप्लायंस देखना होता है, राइट। एसएमई के हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज के हैं, तो आपको मैनेज करना पड़ता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस और वो सब, उसके बारे में आपको जानकारी। पब्लिक कंपनी है, मान लीजिए आप पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी है तो आपको गवर्नमेंट के कॉम्प्लायंसेस और वो सब देखने हैं। तो आपके फंक्शन डिपेंड करते हैं आप किस बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं। एमएनसी का बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, एसएमई का बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, या पब्लिक कंपनी को हैंडल कर रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट, जो डायरेक्टर्स बोलते हैं, और वर्क असाइंड बाय द डायरेक्टर। अब करना क्या है, द फंक्शन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच आर टू बी परफॉर्म्ड आर मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में लिखा होता है। पहली चीज, द सेक्रेटरी मस्ट रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्रेटरी किसको रिपोर्ट करता है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एज पर द रूल्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड अदर रूल्स एप्लीकेबल टू द कंपनी। दूसरा, मेंटेनिंग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। Secretary has to ensure that the company is maintaining secretarial standards. Secrecy maintain होनी चाहिए, right? Coordination होना चाहिए various departments में, secretarial standards fulfill करें। To perform the duties which are prescribed in law, जो कानून कहता है वो सारी ड्यूटीज उसको करनी है। अब इस पर आता है ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी की, ड्यूटीज क्या है उसकी। तो फॉलोइंग आर द ड्यूटीज to be performed by the secretary. पहला, to guide the board of directors of the company for their duties and responsibilities. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गाइडेंस देना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, उनको सब कुछ नॉलेज नहीं पता है, इसीलिए वो सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं जिसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होते हैं, तो गाइड करना। दूसरा, अरेंज बोर्ड मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग, प्रिपेयर मिनट्स। मिनट्स क्या होते हैं, जो मीटिंग जब हो जाती है तो उस मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हुआ है उसे एक बुक में लिखना पड़ता है और हैंड रिटन होना चाहिए, टाइप्ड नहीं। मिनट्स हमेशा हैंड रिटन होते हैं, तो वो मिनट्स बुक तैयार करना सेक्रेटरी की ड्यूटी में आता है कि बोर्ड मीटिंग में क्या तय हुआ, जो तय हुआ वो एक बुक में लिखे जाते हैं जिसको मिनट्स कहते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या तय हुआ, जो तय हुआ वो हैंड रिटन मिनट्स बनाए जाते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी का वो काम है। टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, general meeting, government, and other competent authorities as per the Companies Act requirement. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेनी है तो ये ड्यूटी है, जैसे डिविडेंड के बारे में परमिशन लेनी है या शेयर इशू के बारे में परमिशन लेनी है। अच्छा, शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में परमिशन लेनी है, तो वो सारी परमिशंस लेना कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज में आता है। To represent with various authorities and perform other duties as per Companies Act. Various authorities को GST में रिप्रेजेंटेशन देनी है। मान लीजिए मुझे एनवायरमेंट क्लियरेंस का चाहिए तो वहां पर मेरे को रिप्रेजेंटेशन देना है, तो वहां उसको रिप्रेजेंट करना है कंपनी को। टू हेल्प बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू रन बिजनेस ऑफ द कंपनी, बोर्ड का तो ये फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है। टू गाइड एंड हेल्प फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कंपनी में, शेयर होल्डर को पता होना चाहिए डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर्स को पता होना चाहिए मैनेजमेंट क्या कर रही है। करेक्ट, मतलब जो पॉलिसीज फ्रेम हुई हैं वो बराबर हुई है कि नहीं, चल रही है कि नहीं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उसको गाइड करना है। टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट एंड टू परफॉर्म ड्यूटीज एज एंड व्हेन अलॉटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ड्यूटीज करने के लिए तुमको अथॉरिटी चाहिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अथॉरिटी ऑफ सेक्रेटरी। तो मजे की बात है कि कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ अथॉरिटी के बारे में लिखा हुआ ही नहीं है। द कंपनीज एक्ट डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिकली फॉर द अथॉरिटी ऑफ अ सेक्रेटरी। प्रोविजंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ सेक्रेटरी स्टेटेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसमें उसकी अथॉरिटीज लिखी होती हैं। अगर मान लीजिए उसमें भी नहीं लिखी हुई है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रिजोल्यूशन पास करते हैं कि भाई तू ये चीजें कर सकता है, क्योंकि ड्यूटी निभाने के लिए तो अथॉरिटी चाहिए ना। तुम मेरे को ड्यूटीज दे दोगे, अथॉरिटी नहीं दोगे, तो मैं ड्यूटीज कैसे निभाऊंगा। तो पिछली जो ड्यूटीज हैं, ये 8 ड्यूटीज आपने सेक्रेटरी को दे दी, तो उसके लिए अथॉरिटी, तो अथॉरिटी कहीं लिखी हुई नहीं है। अब वो उसको गेन कैसे करता है। अब अथॉरिटीज में क्या क्या उसको चाहिए, टू रजिस्टर, उसकी क्या अथॉरिटीज हैं जिसकी हम उसको परमिशन दे देते हैं एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। टू रजिस्टर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का अस्तित्व, बर्थ सर्टिफिकेट उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उसे प्रोवाइड करना, ये उसकी अथॉरिटी में आता है। सेक्रेटरी हेड ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हेड ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको अथॉरिटी है लुक आफ्टर एंड कंट्रोल वेरियस डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करने की अथॉरिटी होती है। तीसरा, कंपनी सेक्रेटरी इज ऑथोराइज्ड टू साइन लेटर्स रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कॉल ऑन शेयर्स, ये शेयर्स वगैरह उसके बारे में आप 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे और थोड़ा कुछ अभी आप आगे भी पढ़ोगे। फॉर फीचर ऑफ शेयर, शेयर जब्त करना, शेयर ट्रांसफर, ये पूरा सब एसपीसीसी में 12th स्टैंडर्ड में पूरा पढ़ते रहोगे। तो लेटर साइन करना, मेक करस्पॉन्डेंस विद डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट पार्टी जो आउटसाइडर्स हैं उनसे करस्पॉन्डेंस करना। सेक्रेटरी इज ऑथोराइज्ड टू वर्क एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी, एजेंट की तरह काम कर सकता है। Company is responsible for the acts done by the secretary as per the power assigned by the board of directors. जो board of directors ने उनको पावर दिए हैं, उस पावर को यूज करके अगर कुछ काम कर रहा है तो कंपनी बाउंड है।
द सेक्रेटरी इज अथोराइज टू एग्जीक्यूट द वर्क एज पर द डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब मस्त बात यह है कि भाई उसको डायरेक्शन कहाँ से मिल रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। उसको अपॉइंट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, तो सारा काम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले वो उसको करने की अथॉरिटी है। अब क्या क्या नहीं कर सकता है, लिमिटेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ड्यूटीज निभाने के लिए अथॉरिटी चाहिए। अथॉरिटीज के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन ऑफ अथॉरिटी, कि अथॉरिटी में क्या क्या नहीं कर सकता है। पहला, इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज नॉट इंस्ट्रक्टेड द सेक्रेटरी कैन नॉट कन्वे एनी मीटिंग एज पर हिज विश। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले तो मीटिंग कन्वे कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना बोले तो मीटिंग भी कन्वे नहीं कर सकता, तो उसकी अथॉरिटी में नहीं है। दूसरा, द सेक्रेटरी कैन नॉट बोरो फाइनेंस, लोन वोन नहीं ले सकता कंपनी के बिहाफ पे। और ये लायबिलिटी भी क्रिएट कर देता है कभी कभी, उसकी अथॉरिटी में नहीं है फिर भी वो काम कर रहा है तो फिर वो लायबल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो। तो लिमिटेशन इज कि क्या क्या वो अथॉरिटी में नहीं कर सकता। तीसरा, द सेक्रेटरी कैन हेल्प टू प्रिपेयर एग्रीमेंट बट ही कैन नॉट एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। एग्रीमेंट बना तो सकता है पर एग्रीमेंट एंटर नहीं कर सकता वो ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। डायरेक्टर्स को ही अथॉरिटी है वो। हाँ, अगर डायरेक्टर्स ने उनको अथॉरिटी दे दी है कंपनी सेक्रेटरी को कि तू एग्रीमेंट कर सकता है, तो वो कर सकता है। इन शॉर्ट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अथॉरिटी देंगे वो चीज कर सकता है। द सेक्रेटरी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन पॉलिसी मैटर्स। पॉलिसी मैटर तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। The agreements entered are null and void for which secretary is not empowered by the board। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको पावर नहीं दिए हैं और उसने कोई भी एग्रीमेंट उसने कर दी है तो वो नल एंड वॉइड है, एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी बाउंड नहीं है। द सेक्रेटरी कैन नॉट इशू शेयर्स टू पब्लिक विदाउट अथॉरिटी। तो ये सारी उसकी लिमिटेशंस है कि क्या क्या नहीं कर सकता है, राइट। अब आते हैं लायबिलिटीज पर, कि भाई जो जो तू नहीं कर सकता है अगर वो तू करेगा तो तेरी क्या लायबिलिटी है। पहला, कंपनी सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायोलेटिंग प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधान को अगर उसने उसको नजरअंदाज किया, उसको वायलेट किया, तो उसको ही इज रिस्पॉन्सिबल, इज लायबल। Company secretary is responsible if he does not submit necessary documents to the registrar of company in specific time। रजिस्टर ऑफ कंपनीज को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। मान लीजिए वो सब डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता है टाइम पे, तो वो पर्सनल लायबल है। द कंपनी सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल इफ ही मिसयूजेस हिज पावर टू टेक कमीशन सीक्रेटली, सीक्रेट प्रॉफिट्स कमाता है तो वो गलत बात है ना, उसके लिए वो लायबल है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट बियॉन्ड द पावर्स डेलिकेटेड। जो पावर में नहीं है वो काम करता है, या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करता है, या फ्रॉड करता है, तो वो लायबल है। सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस दैट अकर्स बाय द कंपनी ड्यू टू विलफुल नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटीज। अगर जानबूझ के वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है और उसके कारण अगर कंपनी को नुकसान हो जाता है तो भैया तेरे को लॉस बेयर करना पड़ेगा। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट राइटिंग नेसेसरी रिकमेंडेशंस ऑफ द मीटिंग। मीटिंग्स में रिकमेंडेशन होती है भाई क्या क्या होना चाहिए, मीटिंग के बाद मिनट्स बनते हैं तो वो मिनट्स भी नहीं लिख रहा है तो भी वो लायबल है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल इफ ही फेल्स टू प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट्स इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में एनुअल रिपोर्ट्स, अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, अपन ने पढ़ा था। तो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए वो बनाकर उसको प्रेजेंट करनी होती है, अगर वो प्रेजेंट नहीं करता है तो वो लायबल है। The secretary is responsible for unauthorized changes made by him in the documents। अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ unauthorized चेंज करता है तो उसके लिए भी वो लायबल है। Let us go for the multiple choice questions and question answers of the chapter। सबसे पहले खुद ट्राई करिए, हाउ मेनी पर्सन्स आर इंक्लूडेड एज केएमपी इन कंपनी लॉ। अगर आपने B5 सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। हु कैन बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी, ये भी मैंने आपको हिंट दी थी। अगर आप बी लिविंग पर्सन सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही। Which form is to be registered with the registrar of company for the appointment of company secretary। कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। अगर आप CMGT 14 फॉर्म समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वेयर इज अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी मैंडेटरी, कौन सी कंपनी को सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी है, सब्सक्राइब कैपिटल का क्या है। अगर आप सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 5 करोड़ और मोर देन दैट सब्सक्राइब कैपिटल हो तो मैंडेटरी है। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। चार्टर अकाउंट तो नहीं सोच रहे हैं ना,
नहीं, राइट, कंपनी सेक्रेटरी, बी कंपनी सेक्रेटरी। Which statement is incorrect with reference to सेक्रेटरी? इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो देखिए, सेक्रेटरी वर्क्स एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ये करेक्ट है। सेक्रेटरी हैज द अथॉरिटी टू वर्क असाइंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी करेक्ट है, आपने पढ़ा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी पास करता है। सी देखिए, ही हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब ये गलत है भाई। सेक्रेटरी को अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं करता ना, तो सी पॉइंट गलत है, सी इज इनकरेक्ट। वन लाइनर्स पे आते हैं। व्हाट इज केएमपी? अगर ये आंसर आता है तो कंपनीज एक्ट 2013 हैज गिवन स्पेशल स्टेटस ऑफ केएमपी टू द सेक्रेटरी। 5 पर्सन्स हैव बीन इंक्लूडेड एज केएमपी, और 5 का नाम लिख दोगे तो सही रहेगा। 1 मार्क में इतना ठीक है यार, ये तो वन लाइनर है, नमक स्वाद अनुसार होना चाहिए। आप डायरेक्टर लिख सकते हैं कि सीईओ, फिर कंपनी सेक्रेटरी, फिर चीफ अकाउंट ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर, फिर होल टाइम डायरेक्टर और अदर person is specified. When was New Companies Act introduced? 2013. The Companies Act 2013 आया था। Why is honesty expected from the secretary? Honesty क्यों चाहिए? अब secretary is a key managerial personnel, ये तो लिख ही लेने का, टीचर खुश। As he knows every matter of the company, उसको कंपनी के सारे मैटर पता होते हैं, so it becomes his moral duty to be honest. He must see the interest of the company instead of his own. कंपनी का हित पहले, खुद का हित बाद में, तो इसीलिए ऑनेस्टी एक्सपेक्ट की जाती है सेक्रेटरी से। गुड हेल्थ के बाद ऑनेस्टी था, याद है ना, गुड हेल्थ एच के बाद ऑनेस्टी था। हाउ इज क्विक डिसीजन हेल्पफुल इन सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक प्रॉपर डिसीजन एट प्रॉपर टाइम फॉर एनी मैटर। इफ द सेक्रेटरी हैज क्विक पावर, क्विक प्रॉपर डिसीजन पावर, देन टाइम, रिसोर्सेज एंड एनर्जी कैन बी सेव। तो टीचर ने ये शब्द देखा है यार, इसने टाइम, रिसोर्सेज एंड एनर्जी सेव लिखा है, बाकी मन की बात लिखी है, इंग्लिश लैंग्वेज तो थोड़ा हर एक का अपना अपना होता है, राइट। तो उस हिसाब से ये जो इंपॉर्टेंट शब्द है ना, कि टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी, ये शब्द होगा तो फुल मार्क्स। व्हाट मैटर्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द बीओडीज रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी? मैंने बताया था 3 चीजों का होना जरूरी है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट, उसकी रेम्यूनरेशन और उसका मेंबरशिप नंबर। तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, उसमें ये 3 चीजें होनी ही चाहिए। एनजीटी 14 फॉर्म किसके लिए होता है? तो रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, ये हम आगे पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इतना लिखना है सिर्फ आंसर, कि आंसर फ्रेम कैसे करना है, करेक्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ब्रीफली, शॉर्ट में 2 मार्क के क्वेश्चंस। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? अब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप 2 मार्क का है तो 4 से 5 लिखेंगे चलेगा। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गाइड, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है, तो गाइड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा, बोर्ड मीटिंग अरेंज करो, एनुअल जनरल मीटिंग अरेंज करो, मिनट्स बनाओ। तीसरा, परमिशन लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेना है। जनरल मीटिंग में जो जनरल मीटिंग की परमिशन लेनी है वो लो, गवर्नमेंट से लेनी है परमिशन वो लीजिए। रिप्रेजेंट करो वेरियस अथॉरिटीज को एंड परफॉर्म ड्यूटीज एज पर कंपनीज एक्ट, परफॉर्म अदर ड्यूटीज एज प्रिस्क्राइब्ड एज पर कंपनीज एक्ट। तो इतना आंसर, वो ये हम ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये आंसर कैसे लिखना है वो देखिए। व्हाट विल happen if the company secretary does not have knowledge to conduct meeting? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का आएगा एग्जाम में। अब company secretary has to arrange meetings of board of directors, shareholders, creditors, etc. He has to perform duties before meeting, during meeting and after meeting. तो बिफोर मीटिंग, ड्यूरिंग मीटिंग एंड आफ्टर मीटिंग। तो बिफोर मीटिंग क्या करना पड़ता है? उसे नोटिस इश्यू करने पड़ते हैं, भाई मीटिंग इस दिन पर होगी, यहाँ यहाँ होगी। एजेंडा बनाना पड़ता है, भाई मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा। ड्यूरिंग मीटिंग क्या करना है? ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कोरम, भाई मीटिंग में लोग बराबर आए कि नहीं। प्रॉक्सी है तो प्रॉक्सी के रूल्स, वोटिंग राइट्स, और ये सब कंपनीज एक्ट में लिखा गया है, कोरम के रूल्स, प्रॉक्सी के रूल्स। कोरम का मतलब भाई, अगर मान लीजिए कोई, मैं नहीं जा सकता हूँ तो मेरे बदले कोई और, मैंने किसी को अपॉइंट किया है तो उसको कहते हैं प्रॉक्सी। कोरम यानी भाई मान लीजिए 10 लोगों का मीटिंग में होना जरूरी है तो कोरम होता है। फॉर एग्जाम्पल, भाई 6 जने होंगे तो ही मीटिंग का कोरम होगा, एक एग्जाम्पल है। तो 6 जने आए हैं कि नहीं मीटिंग चालू करने के लिए, तो वो कोरम। प्रॉक्सी यानी मैंने बताया कि मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे खिलाफ और कोई, मेरे बदले और कोई जाएगा तो उसको प्रॉक्सी कहते हैं। वोटिंग राइट्स और ये सब ड्यूरिंग द मीटिंग, आफ्टर मीटिंग उसको मिनट बुक बनाना है। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 कंपनी सेक्रेटरी शुड हैव नॉलेज ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट, क्योंकि उसे बिफोर मीटिंग, ड्यूरिंग मीटिंग, आफ्टर मीटिंग करना पड़ता है कामकाज।
Which are responsible factors for functioning of the company secretary? तो उसको क्या करना है डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वर्क असाइन क्या है, फिर उसको तीन बातें और देखनी होती है। करेक्ट। तो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको ये चीज आंसर में कैसे लिखनी है वो मैं बता रहा हूँ। टाइप ऑफ बिजनेस बताया था, एमएनसी है कि प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है। राइट। गुड हेल्थ क्यों जरूरी है? तो कंपनी सेक्रेटरी इज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, सो ही मस्ट वर्क हार्ड एट डिफरेंट लेवल्स। उसको बहुत काम करना पड़ता है। ही हैज टू फेस irregularities. To fulfill his commitment, he has to work hard. For that, good health is essential. Thus, he will not get tired. अच्छी तबीयत होगी तो जल्दी थकेगा नहीं। If he is physically fit, naturally he will be mentally fit also. अब साला ये लाइन लिखा होगा ना तो मतलब टीचर खुश कि फिजिकली फिट तो मेंटली भी फिट। राइट। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स होने चाहिए आंसर में। व्हाट इज टू बी डन टू रजिस्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी? मैंने बताया था आपको फॉर्म MGT 14। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आंसर को कैसे फ्रेम करना है वो देखिए। ठीक है। What laws are expected to be known by the secretary? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेबी एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, लॉ ऑफ जीएसटी, लॉ ऑफ सर्विस एक्ट, ये सारे नॉलेज उसको होने चाहिए। अगर उसको नॉलेज होगा तो हर्डल्स नहीं होंगे, प्रिवेंट प्रोबेबल लीगल हर्डल्स, लीगैलिटी फेस कर सकेगा। व्हाई डज द सेक्रेटरी रिक्वायर्स कमांड ओवर इंग्लिश? इंग्लिश क्यों आना चाहिए? तो भाई इंग्लिश अब बिजनेस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज हो गई है। सारे करस्पॉन्डेंस इंग्लिश में होते हैं तो उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब टीचर बोलती है नहीं फॉरेन लैंग्वेज का जिक्र करो तो ये भी डाल देना कि जैसी कंपनी बड़ी होती है तो उसे फॉरेन कंपनी से डील करना पड़ता है, फॉरेन कंपनी से डील करना पड़ता है तो उसे फॉरेन लैंग्वेज भी आना चाहिए। व्हाट आर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? तो CS होना चाहिए, मैंने बताया था। उसको डिग्री ऑफ लॉ हो तो एडेड है, एडेड सेक्शन है, लीगल अफेयर्स वगैरह वो सब मेंटेन कर सकेगा। मेन CS होना चाहिए। फिर पॉइंट, अब 3 मार्क्स के आंसर्स हैं। सेक्रेटरी कैन बी टर्मिनेटेड, कब उसको निकाला जा सकता है? तो डेथ के टाइम पे, इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मान लीजिए उसकी CS की डिग्री छूट गई, या मान लीजिए वो इंसॉल्वेंट हो गया, जब अपॉइंट था तब तो बराबर था, फिर इंसॉल्वेंट हो गया तो इनकेपेबल हो गया, खुद ही रिजाइन करता है, हमने उसको नोटिस दिया है, फ्रॉड किया है या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, वुलफुल न्यूक्लिएट ऑफ ड्यूटीज किया है जिसके कारण कंपनी को नुकसान हो गया, कंपनीज एक्ट के प्रावधान उसने फॉलो नहीं किए हैं, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करता है एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी को झांसे में रख के खुद कमा रहा है, उस केस में हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। उसने 4 रीजंस पूछे हैं, मान लीजिए 5 मार्क्स में आ गया तो हमारे को ज्यादा लिखने पड़ेंगे, तो इसमें से जो भी 9 में से जो अच्छे लगते हैं वो आप लिख लो। वो इज इंक्लूडेड इन की मैनेजरल पर्सन पढ़ चुके हैं, 5 लोग आते हैं। लिमिटेशंस ऑफ द अथॉरिटी, क्या नहीं कर सकता है ये भी हमने पढ़ा है। जो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना बोले वो तो नहीं कर सकता, फाइनेंस बोरो नहीं कर सकता, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब आंसर में फ्रेम कैसे करना है वो आप देखिए। ठीक है। पावर्स क्या हैं? तो लिखना है ये शब्द डोमेन की, कंपनीज एक्ट तो उसको कोई पावर नहीं देता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। राइट। ये सारी चीज मैं आपको समझा चुका हूं, जस्ट गो थ्रू हाउ टू फ्रेम द आंसर। राइट। ये आपको इस आंसर में इतना लिखना है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ ये चीज। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस? अभी आंसर इन डिटेल है। कंपनीज एक्ट हैज प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन की CS होना चाहिए। राइट। These qualifications can be achieved through education and training. These qualifications are as under, अब सारी qualifications जो मैंने आपको बताया था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में CS होना चाहिए, नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कहाँ लिखे जाते हैं, ऑफिस में क्या होती है मीटिंग, मीटिंग के लिए कानून, कानून कौन बनाता है, पॉलिटिकल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें। और इसमें से फिर हमारे को कोई भी पॉइंट्स हमारे को 5 या 6 एक्सप्लेन करने की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में CS होना चाहिए, लॉ डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज अकाउंट्स क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसको ऑडिटेड अकाउंट्स टाइम पे ऑडिट करा के उसको एनुअल अकाउंट्स रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं उसमें, शेयर होल्डर की मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में, नहीं तो बेचारा पर्सनल लायबिल भी हो जाता है। तो अकाउंट्स टाइम टू टाइम लिखे, ऑडिट कराए, ऑडिट करवाना उसकी जिम्मेदारी है, शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करे, तो इसलिए नॉलेज ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए।
नॉलेज ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क उसके आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, मीटिंग का नॉलेज होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग। फिर नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी छोटे छोटे आंसर्स पढ़ चुके हैं। अभी ये बड़े आंसर में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कैसे करें, 5 करोड़ के ऊपर लिविंग पर्सन होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ आईसीएसआई होना चाहिए, माइनर पर्सन इंसॉल्वेंट इनसेन नहीं होना चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। बोर्ड रेजोल्यूशन में 3 चीजें होनी चाहिए, ये रिपीट हो रहा है। विलिंगनेस सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना है रजिस्टर ऑफ कंपनी में 60 दिन के अंदर, राइट। फिर हाउ इज द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी टर्मिनेटेड, उसको निकालते कैसे है, इनके ब्लॉक कॉन्ट्रैक्टिंग डेथ, ये आप पढ़ चुके हैं। राइट डाउन सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्रेटरी। तो सिग्निफिकेंस को हम, ये एक वो पैराग्राफ वाला आंसर है। अब इसको अपन लिखते कैसे हैं? ड्यू टू कंपनीज फॉर्मेशन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट गॉट सेपरेटेड, ये अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी बट द मैनेजमेंट इज डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब कंपनी फॉर्मेशन में उसकी क्या ड्यूटीज हैं वो लिखनी है कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। फिर गाइड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, नॉलेज उसको है कानून का, वो हेल्प करता है डायरेक्टर्स को कि भाई पॉलिसी मैटर्स कैसे बनाए जाए। डेफिनेटली वो पॉलिसी मैटर नहीं बना सकता पर उनको गाइड कर सकता है कि पॉलिसी मैटर कैसे बनाए जाए। लिंक बिटवीन शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो लिंक है शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में। कंपनी कितना प्रोग्रेस कर रही है ये शेयर होल्डर्स को बताता है। एक पीआरओ की तरह काम करता है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में, 2 या 3 डिपार्टमेंट्स उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये उसका काम है। फिर लास्ट में हमें कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन में ये लिखना है कि भाई पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ मैनेजमेंट कंपनी एम्प्लॉय है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्रेटरी इज प्राइम इंपॉर्टेंस। लास्ट लाइन ये होनी चाहिए, द सेक्रेटरी कंट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अब ये लाइन होगी या नहीं, बस टीचर खुश कि उसने सब कुछ पढ़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द सेक्रेटरी कंट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। क्वालिटीज क्या है ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें फिर हमारे को, ये मैंने आपको एक्रोनॉम भी बताया था, और कैसे लिखना है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, राइट, वो सब, एंथुजियाज्म, करेक्ट, लॉयल्टी, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब होना चाहिए। विश यू गुड लक।